गैमेट स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। अब तक हम सभी लोगों ने संधि के अंतर्गत स्वर संधि और व्यंजन संधि का अध्ययन कर लिया है। आज हम जिस संधि का अध्ययन करेंगे वह है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि को जान लेने से पहले हम एक बार पुनः जान लें संधि क्या होती है। संधि का तात्पर्य जोड़ होता है। यह जोड़ दो वर्णों, दो ध्वनियों, दो अक्षरों के बीच होता है। इसके अंतर्गत पहले शब्द के अंतिम वर्ण, अंतिम ध्वनि या अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण, प्रथम ध्वनि या प्रथम अक्षर के बीच होता है और ये परस्पर मेल होने के बाद एक नए शब्द की रचना करते हैं। संधि का उल्टा या विलोम संधि विच्छेद होता है। जैसे शब्द है रामा अवतार। रामा अवतार का जो संधि विच्छेद होगा राम धन अवतार। राम अवतार का अगर आप वर्ण विच्छेद करते हैं तो राम का आ और अवतार का आ मिल करके बड़ा आ हो जाता है। इस तरह से आपने संधि को देखा। संधियां तीन प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वर वर्णों का मेल होता है। व्यंजन संधि में जो है वह व्यंजन के साथ व्यंजन या व्यंजन के साथ स्वर वर्ण का मेल होता है। विसर्ग संधि के अंतर्गत विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन का मेल होता है। तो विसर्ग संधि क्या है? विसर्ग संधि वह संधि है जिसके अंतर्गत विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन मिल करके विकार या परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ पर एक शब्द है मनो अनुकूल। तो मनो अनुकूल जो शब्द है इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं मनः धन अनुकूल, तो मनः धन अनुकूल में मनः में अह और अनुकूल में आ, ये दोनों मिल करके ऊ हो जाते हैं। तो यहाँ पर मनः धन अनुकूल बराबर क्या हुआ? मनोकूल। तो यहाँ पर आप एक चीज़ और देखें, यहाँ पर यह क्या है? विसर्ग है और यहाँ पर क्या है? प्लस स्वर है। यानी विसर्ग के साथ स्वर मिला तो यहाँ पर कौन सी संधि हुई? विसर्ग संधि हुई। और यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर है विसर्ग निह, निह के साथ अह विसर्ग है और यहाँ पर यह व्यंजन है। यहाँ पर स्वर था, यहाँ पर क्या है? व्यंजन है। यानी निह के साथ प जुड़ा तो यह बना क्या? निष्पाप। यहाँ पर आप देखिए कि अह के साथ यहाँ पर जो है व्यंजन प का मेल हुआ है, तब यह बना है निष्पाप। इस तरह से आपने देखा कि विसर्ग संधि के अंतर्गत विसर्ग के साथ यहाँ पर स्वर का मेल हुआ है और यहाँ पर व्यंजन का मेल हुआ है। तो यह कौन सी संधि हुई? विसर्ग संधि हुई। विसर्ग संधि के कुछ अपने नियम हैं। ये नियम भी व्यंजन और स्वर संधि की ही तरह है। इन नियमों का यदि आप भली भांति अध्ययन कर लेंगे तो विसर्ग संधि को पहचान लेंगे तथा विसर्ग संधि का संधि विच्छेद भी आप कर सकेंगे। विसर्ग संधि के भी अपने कुछ नियम हैं। इन नियमों को आइए हम एक एक करके देखते हैं कि विसर्ग का जो पहला नियम होता है, यदि अह का मतलब विसर्ग के बाद यदि आ स्वर अथवा सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन कौन होते हैं? प्रत्येक वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और यारालावा और हा, ये क्या होते हैं? सघोष व्यंजन होते हैं। तो जो सघोष व्यंजन है वर्णमाला का जो वर्ग है उसका तीसरा, चौथा, पांचवा, जैसे ग घ अंग्या, ज झ या,
ड ढ अड़ा, द ध न, ब भ म, य र ल व ह। तो ये तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण है। यदि अह के बाद अ वर्ण या फिर सघोष, ये सारे वर्ण आते हैं तो अह के स्थान पर ओ हो जाता है। उदाहरण के माध्यम से आप समझिए, यहाँ पर शब्द है कोअपि। कोअपि का यदि आप संधि विच्छेद करते हैं तो कह धन अपि होता है। कह के अंतर्गत आपने देखा कि अह धन अ, यहाँ पर अह के बाद अ आया हुआ है, अह के बाद आ, तो यह क्या हो गया है? ओ हो गया है। अह के बाद अ आया तो ओ हो गया, कह के बाद आ आया तो को हो गया। तो यह कह धन अपि बराबर कोअपि। इसी तरह शब्द है तमोगुण। तमोगुण में आप देखिए, यहाँ पर अह है, धन ग है। ग जो है यह सघोष है, क ख ग। ग जो है तीसरा वर्ण है और यह सघोष है। अह के साथ ग आया है तो यह अह के स्थान पर क्या हो गया? ओ हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? तमह धन गुण बराबर तमो गुण। इसी तरह वयोवृद्ध शब्द है। वयोवृद्ध का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो होता है वयः धन वृद्ध। वयः में अह है, वयः में क्या है? अह है, धन आप देखिए वह है, अह के साथ व आया है और व जो है एक सघोष वर्ण है तो यह हो गया उ। तो यहाँ पर वयः धन वृद्ध बराबर वयो वृद्ध हो गया। इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं। इन अपवादों को भी याद कर लेना जरूरी है। जैसे पुनरपि शब्द है। पुनरपि शब्द में आप देखिए कि यहाँ पर अह के बाद आ आया हुआ है, किंतु यह अह के बाद आ आने पर ओ नहीं होता है, यहाँ पर रा हो जाता है। यानी यह पहले नियम का अपवाद है। पुनरपि शब्द में पुनः धन अपि होता है, ये र हो जाता है। अह धन आ मिलकर के यह रा हो गया तो पुनरपि का पुनः धन अपि पुनरपि हुआ। यह पहले नियम का अपवाद है। दूसरा शब्द है अंतराग। अंतराग्नि जो शब्द है, अंतः धन अग्नि, ये भी अह धन आ, अह के बाद आ आया है, किंतु ये ओ ना हो करके यह रा हो जा रहा है। तो यहाँ पर अतः धन अग्नि अंतरग्नि हो गया। इसी तरह पुनर्जम्न, पुनः में अह है, धन जा है। जा यानी यह सघोष वर्ण है, च छ जा यानी तीसरा है तो सघोष है, तो आ के बाद जा आकर के ओ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ ओ ना हो करके रा हो जा रहा है। पुनः धन जन्म बराबर पुनर्जन्म। इसी तरह अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान यहाँ भी यह है। तो यहाँ पर जो अह है और यह ध है, तो ध जो होता है सघोष यानी तीसरा वर्ण है, त थ द ध चौथा है। तो यहाँ पर चौथा वर्ण ध है, तो ये भी जो है ओ ना हो करके यहाँ पर रा हो जा रहा है। अंतः धन ध्यान बराबर अंतर ध्यान। यहाँ पर आ का ओ ना हो करके रा हो जा रहा है। तो आपने विसर्ग संधि का पहला नियम देखा और उसके अपवादों को भी देख लिया, इसलिए इसको आप याद करिए। अब आते हैं विसर्ग संधि के नियम नंबर 2 पर। यदि अह के बाद, किसके बाद? अह के बाद, अह के बाद कोई अन्य स्वर,
अह के बाद अगर कोई अन्य स्वर जैसे हुआ अह के बाद आ आता है, ई आता है, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ और ए, इस ओ औ री आए, यानी अह के बाद आ ना आ करके, यानी आ के अलावा अन्य कोई स्वर आता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। लोप का मतलब विसर्ग समाप्त हो जाता है, विसर्ग वहां से लुप्त हो जाता है। अब यहां पर देखिए उदाहरण है अत धन एव। अत धन एव का संधि विच्छेद जब आप करते हैं तो होता अतः धन एव। यहां पर अह है और अह के बाद एव है, एव में ए है, आ नहीं है, यहां पर आ के अतिरिक्त ए स्वर है, तो यह जो है यहां से विसर्ग का लोप हो गया। यह जो है क्या हुआ, खत्म हो गया, तो यह बन गया अत एव। इसी तरह तपह धन उत्तम शब्द है। तपह में आप देखिए अह है और उत्तम में ऊ है। इसमें इस तरह अ और उ जब मिले हैं तो यहाँ पर अह का लोप हो गया, तो तपुत्तम शब्द बन गया। इसी तरह मन धन उच्छेद है। यहाँ पर अह है, धन ऊ है। अह और ऊ दोनों मिले हैं तो इस अह का यानी विसर्ग का लोप हो जा रहा है और मन उच्छेद हो जा रहा है। नियम नंबर 2 के अंतर्गत आपने देखा यदि अह के बाद आ ना आए, आ के अलावा अन्य कोई स्वर आता है तो विसर्ग का क्या होता है, लोप हो जाता है, विसर्ग समाप्त हो जाता है। अब हम आते हैं विसर्ग संधि के तीसरे नियम पर। तीसरा नियम कहता है कि यदि दूसरे पद का पूर्व वर्ण, दूसरे पद का पूर्व वर्ण, यहां पर ये दूसरा पद है, इस दूसरे पद का पूर्व वर्ण क ख प फ यानी 4 बात कहता है। पहला कहता है क, ख, प और फ, ये 4 वर्ण हों तो पहले पद का अंत्य विसर्ग, पहला पद कौन सा है, ए है, इसका ए विसर्ग क्या होता है, सुरक्षित रहता है, विसर्ग का लोप नहीं होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि यदि दूसरे शब्द में का आए, खा आए, पा आए और फा आए तो जो पहला शब्द होता है इसका जो विसर्ग चिन्ह होता है यह लोप नहीं होता है। जैसे शब्द है प्रातः काल, प्रातः काल में प्रातः में यहाँ पर अह है और काल में का है, तो अह धन का यहाँ पर इसका लोप नहीं हुआ है, यहाँ पर प्रातः काल हो गया। इसी तरह से पयः पान है। पयः पान में आप देखिए यहाँ पर भी विसर्ग चिन्ह है, पयः में अह है और धन प है। पयः धन पान में प फ अगर होगा तो यह विसर्ग चिन्ह लुप्त नहीं होगा। इस तरह से यहाँ पर आपने देखा कि पयः धन पान में विसर्ग लुप्त नहीं हुआ, यह पयः पान है। इसके कुछ अपवाद हैं, इसे भी जान लेना चाहिए। जैसे शब्द है नमस्कार, नमस्कार शब्द में आप देखिए यहाँ पर अह है और यहाँ पर का है, यानी का है, किंतु यह इस नियम को फॉलो नहीं करता है। यहाँ पर अह धन का के अह के स्थान पर ये आधस्य हो जा रहा है। नमः धनकार बराबर नमस्कार। इसी तरह से पुरस्कार है, पुरह में भी अह है और कार में का है, अह और का, तो अह के स्थान पर यहाँ भी श हो जा रहा है और पुरह धनकार पुरस्कार हो जा रहा है। ये दोनों जो शब्द हैं ये नियम नंबर 3 का पालन नहीं करते हैं, ये अपवाद हैं।
अब हम आते हैं विसर्ग संधि के चौथे नियम पर। चौथा नियम कहता है कि यदि अह, अह, इहि और उह के बाद त, थ और श हो, यानी इसके बाद यदि त, थ और श हो तो विसर्ग का स हो जाता है। इस विसर्ग चिन्ह के स्थान पर दंत स हो जाता है। जैसे शब्द है नमस्ते। नमस्ते शब्द का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ है नमः। नमः में अह है और ते है। नमः धन ते। अह के बाद यदि त, थ, स यहाँ पर त आया हुआ है तो यह अह जो है ये आधा सा में बदल जाता है। तो नमः धन ते क्या हुआ? नमस्ते। इसी तरह से निस्तेज शब्द जो है, निस्तेज में निह धन तेज, निह में अह है और तेज में ता है। अह धन ता अगर मिले, अह यहाँ है, अह के बाद ता आया हुआ है तो यह आधा सा में बदल गया। निह धन तेज बराबर निस्तेज हो गया। तीसरा आप दिए दुस्तर। दुह धन तर, यहाँ भी अह है और ता है तो यह बना क्या? अह धन ता अधस्सा हो गया, तो हो गया यह दुस्तर। अब आते हैं विसर्ग संधि के नियम संख्या 5 पर। यदि विसर्ग चिन्ह के बाद यानी अह के बाद, यदि अह के बाद च छ हो, इसके बाद यदि आप देखें च हो या छ हो तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है, इसके स्थान पर ऐसा हो जाता है। आप देखिए उदाहरण हरिश्चंद्र शब्द है, तो हरिश्चंद्र का जब आप संधि विच्छेद करते हैं हरिह धन चंद्र होता है। हरिह में देखिए यहाँ अह है और यहाँ पर च है। अह धन च, तो यहाँ पर देखिए च आया हुआ है इसमें, तो यहाँ पर अह धन च मिल करके ये हो जा रहे हैं, ये आधा तालव्य स हो जा रहा है। तो यहाँ पर हरि धन चंद्र बराबर हरिश चंद्र हो जा रहा है। यहाँ पर शब्द है निश्चल, तो निश्चल में निह धन छल होता है। निह में भी अह विसर्ग है और यहाँ पर छ है। यहाँ पर च था, यहाँ पर छ है, तो ये छ आया हुआ है, तो अह के बाद छ आया हुआ है, तो यह भी तालव्य आधा श हो जाएगा। तो यहाँ पर निह धन बल छल बराबर निश्चल हो गया। क्या हो गया? निश्चल हो गया। इस तरह से आपने नियम संख्या 5 के अंतर्गत देखा, यदि विसर्ग के बाद च छ हो तो यह तालव्य आधा श हो जाता है। अब नियम नंबर 6 पर हम आते हैं। नियम नंबर 6 कहता है इह और उह, यानी इह और उह के बाद यदि क ख ट ठ के बाद यदि क ख ट ठ या फिर प फ ये छ क ख ट ठ और प फ हो तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य क्या हो जाएगा? श हो जाएगा। ए मूर्धन्य श हो जाएगा। उदाहरण से देखिए, जैसे निष्फल शब्द है, निष्फल शब्द में जब आप संधि विच्छेद करते हैं तो निह धन फल होता है। निह में अह है और फल में फ है, तो यानी आपने देखा कि ए वाला फ यहाँ पर है, तो अ फ दोनों मिल करके मूर्धन्य आधा श हो जा रहे हैं, तो यहाँ पर हो जा रहा है निष्फल। इसी तरह से निष्कपट में निह धन कपट, यहाँ पर अह है और धन का है। का देखिए यहाँ पर का है, तो यह भी क्या हो जाएगा?
आधा श हो जाएगा। निधन कपट बराबर निष्कपट हो जाएगा। इसी तरह से शब्द है दुष्कर। दुष्कर जो शब्द है दुह धन कर, यहाँ पर भी देखिए आप अह है धन का है, यहाँ भी का आया हुआ है, तो यह भी मूर्धन्य आधा श हो जाएगा। दुह धन कर बराबर दुष्कर। नियम नंबर 7 के अनुसार यदि और उह के बाद सघोष ध्वनि, सघोष ध्वनि क्या है कि वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर य र ल व ह तथा स्वर, ये जो वर्ण हैं ये सघोष वर्ण कहे जाते हैं। यदि इह और उ के बाद सघोष वर्ण आते हैं तो ये जो विसर्ग है इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, रा हो जाता है। देखिए उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट हो जाएगा। शब्द है निराधार। तो निराधार शब्द का जब आप संधि विच्छेद करते हैं तो होता है निह धन आधार। तो यहाँ पर इह और आ ये मिल करके रा हो जा रहा है, क्योंकि इह के बाद स्वर आ आया हुआ है तो यह र हो गया। निह धन आधार बराबर क्या हुआ, निराधार। दूसरा है दुर्जन। दुर्जन शब्द जो है दुह, दुह यानी उह धन ज क्या है, सघोष है। च छ ज यानी तीसरा वर्ण है वर्णमाला के च वर्ग का। तो यह उह और जह मिल करके यहाँ पर भी रा हो जा रहा है। तो दुर्जन का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो दुह धन जन बराबर क्या हुआ, दुर्जन। इसी तरह से निर्धन शब्द है तो यहाँ पर भी जो है इह धन ध, त वर्ग का ध जो है यह सघोष व्यंजन है तो यह भी होता है रा बन जाता है। तो निह धन धन बराबर क्या हुआ, निर्धन। इसी तरह से आशीर्वाद, आशीर्वाद को आशीह धन वाद। तो आशीह यहाँ पर भी जो है इह धन वा है तो यहाँ पर भी रा हो गया तो बन गया आशीर्वाद। इस तरह से इस नियम के अंतर्गत यदि इह और उह के बाद सघोष वर्ण य र ल व ह और स्वर आए तो अनुस्वार के स्थान पर र हो जाता है। अब हम आते हैं नियम नंबर 8 पर। नियम नंबर 8 के अनुसार यदि इह और उह यानी इह और उह के बाद यदि रा हो, इह उह के बाद रा हो तो इह का जो है इसका क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। जैसे आप उदाहरण से देखिए कि नीरस शब्द है। नीरस शब्द का जब आप संधि विच्छेद करते हैं तो निह धन रस होता है। निह में आप देखिए इसमें इह है और यहाँ पर रा है, यानी इह के बाद रा आया है तो इसके स्थान पर, इह के स्थान पर यहाँ बड़ी ई हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए नीरस में वह इह के स्थान पर यहाँ क्या हो गया है, बड़ी ई हो गया है और यह नीरस बन गया है। इसी तरह से निरोग, तो निह इह है और क्या है, रा है। रोग में ये दोनों मिलते हैं तो होता है नी, यानी बड़ी ई यहाँ भी हो गया।
दीर्घ ई। दूराज, यहाँ पर देखिए उह है, उह के साथ रा है, तो यहाँ पर दीर्घ ऊ हो जा रहा है। आप ये देखिए दूराज, दुह धन राज बराबर क्या हुआ, दूराज। इसी तरह से दूरम में दुह, दुह उह है और धन र है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, दीर्घ ऊ हो जा रहा है। यहाँ पर देखिए दीर्घ ऊ को मात्रा लगा हुआ है, तो यह हुआ दूरम। नियम नंबर 9 पर आइए आप। 9 में देखिए कि यदि अह इह उ, क्या है, अह इह और उह, इस विसर्ग के बाद यदि स ख स हो, यानी इन तीनों के बाद स ख और श यदि हो, तो या तो विसर्ग बना रहेगा या फिर इस शाखा सह का जो है इसका द्वित्व हो जाता है। द्वित्व हो जाता है, द्वित्व का मतलब दो, इसका दो हो जाता है। जैसे आप देखिए शब्द है निस्संक। निस्संक शब्द का जब आप संधि विच्छेद करते हैं तो होता है निह धन संक। तो निह धन संक में आप देखिए यहाँ पर इह है और धन शाखा सहा में से यहाँ पर श है, तो ये जो है दुत्त हो करके ए और शंक हो जाता है ना। तो यहाँ पर निह धन शंक बराबर निशंक हो गया। यहाँ पर भी देखिए इह है और इह के बाद श है, स है, स देखिए यहाँ है, इह के बाद स है, तो इह और सह ये इस तरह से यहाँ दुत्त हो जाता है और बन जाता है निह संदेह या निस्संदेह। इस तरह से आपने संधि का अध्ययन कर लिया। विसर्ग संधि के नियमों और उसके उदाहरणों को भी आपने भली भांति जान लिया। अगली कक्षाओं में हम सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे। उसके साथ साथ नियमों की व्याख्या भी करते चलेंगे, जिससे सामान्य हिंदी का कोई भी प्रश्न आपसे छूटे नहीं। धन्यवाद।